हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा निकेतन। आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं अपना पेपर 10 जो कि प्रीवियस पेपर पे बेस्ड है। 19 जून को जो पेपर हुआ था वो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी के पेपर्स आप देखते हुए चलिए तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस। ठीक है, डाइकोटोमस कल हमने एक दो पेपर में पहले डिस्कस करा है, आज फिर से करेंगे। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जब इन दोनों वर्ड्स का मतलब अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस। सेकेंड स्टेटमेंट है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डाइकोटोमस। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखो इस फिगर में देखिए, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से। जैसे कि अगर हमें प्लांट में पानी देना है तो ये पानी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर इससे जितना हमने वाटर या फिर खाद बीज जो भी इसको प्रोवाइड करा है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसके बाद इसका जो साइज़ में इंक्रीजमेंट हुआ है वो इस पानी की वजह से ही तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। हमने पानी दिया, इसी वजह से प्लांट ग्रो करा है, तो ये क्या हो गया, इफ़ेक्ट हो गया है। मैंने जो यहाँ पे पानी डाला वो डिपेंडेंट है, मेरा कॉज है, ये कारण है पानी, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, इसकी ग्रोथ हो गई है। तो वही बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज होता है। ठीक है, साइज और प्लांट नंबर ऑफ लीफ लिविंग और डेड मतलब ये जिएगा या मरेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे सभी लोग, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक इफेक्ट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कॉज है। ओके, फिर समझते हैं डाइकोटोमस। डाइकोटोमस क्या होता है, ये इस तरीके के डाई मतलब होता है दो। ठीक है, टू एलिमेंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डाइकोटोमस वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कैटेगोरियल वेरिएबल दैट हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज or level. These categories cannot be arranged in a meaningful order. The two categories are mutually exclusive, meaning an observation can belong to one category or other, but not both. इसका मतलब ये हुआ, जैसे डाइकोटोमस का मतलब होता है हमारे दो वेरिएबल। ठीक है, दो ही वेरिएबल होंगे, उनमें से हमारे साथ एक ही कैटेगरी काम करेगी। जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं, जेंडर है, कोई व्यक्ति या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या कोई पास होगा या फेल होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये जिसके दो ही आंसर्स होते हैं वो होता है डाइकोटोमस। जैसे अलाइव या जिंदा रहेंगे या मरे हुए रहेंगे, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये होते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो इफेक्ट है वो कैन नेवर बी डाइकोटोमस। क्यों नहीं हो सकता डाइकोटोमस, तो हो सकता है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। इसमें नेवर लगा दिया, नेवर से तो रेस्ट्रिक्शननेस आ गई ना कि नहीं हो सकता, डिपेंडेंट है ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो ये हो सकता है डाइकोटोमस। ठीक है, या तो अलाइव रहेगा या फिर ये डेड हो जाएगा, तो ये हो गया ना डाइकोटोमस। या तो अलाइव हो जाएगा या डिपेंडेंट, या तो लाइव हो जाएगा, तो ये डाइकोटोमस हो गया। तो ये तो हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो हम लोगों ने करा वो चीज़ है, यानी मैनिपुलेशन ऑफ द रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज डाइकोटोमस नहीं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ वाटर ही तो इफेक्ट नहीं करेगा, सनलाइट भी कर सकता है यहाँ पे, और हम लोग जो यहाँ पे खाद बीज को प्रोवाइड करेंगे वो भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमेशा तो डाइकोटोमस नहीं रहेगा, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following term is used to describe human communication behavior related to personal space? मतलब क्या हुआ, डिस्क्राइब कौन सा टर्म करता है इन चारों में जो ह्यूमन कम्युनिकेशन बिहेवियर से रिलेटेड है पर्सनल स्पेस में, तो वो होता है टेरिटोरियलिटी। देखो ये बेसिकली एनिमल से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लो कोई इसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे बिहेव करता है, उसको पूरी छूट रहती है कि वो किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करेगा। पर उसका ये क्या होता है, फिजिकली होता है स्पेस, वो चीज़ वहाँ पे वो इंटेंट रहता है वहाँ पे चीज़ों से, और पर्सनल स्पेस बाउंड्रीज रहती हैं उसकी।
तो वही होता है कि इसको पॉपुलेशन जो होती है वहाँ पे सेम कल्चर के लोग रहते हैं, उसको डिफाइन करता है, उसका वही होता है उसका पर्सनल स्पेस। ठीक है, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके पर्सनल स्पेस पे, उसको टर्म यूज़ करते हैं लोग टेरिटोरियलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स there could be short or long term changes, okay, in participants because of psychological changes like boredom and fatigue. This could constitute which of the following threat to internal validity? ठीक है, देखो इसमें ये बोला गया ये कि वो ऐसी कौन सी स्टडी है जिसमें इन्वॉल्व हो या तो वो शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म चेंजेस हो पार्टिसिपेंट्स की, मतलब हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें इंटरनल वैलिडिटी है और उसमें या तो शॉर्ट टर्म चेंजेस हो सकती है या लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स में। किसके कारण? साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण। साइकोलॉजिकल चेंजेस कौन से हो सकते हैं? या तो वो बोर हो गया या फिर वो थकान हो गई उसमें, तो वो उसकी वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कौन सी होती है वैलिडिटी? तो वो होती है हमारी थ्रेट होता है उसमें इंटरनल वैलिडिटी का मैचुरेशन थ्रेट। मैचुरेशन थ्रेट क्या होता है? प्रोसेस सच एज ग्रोइंग ओल्डर, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड इवन ग्रोइंग टायर्ड एंड इम्पेशेंट। जैसे हम लोग किसी चीज़ पे एक रिसर्च कर रहे हैं, सभी छोटा बच्चा है, फिर इसी पे रिसर्च करते करते ये थोड़ा सा एडल्ट हुआ, एडल्ट के बाद में एनर्जी वगैरह बहुत है, फिर ये क्या हो गया, एक अपने ओल्डर एज पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो इम्पेशेंट हो सकता है। ठीक है, तो इम्पेशेंट हो सकता है, वही बोला गया कि शॉर्ट या लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकते हैं किसके कारण पे? साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो वो होता है मैचुरेशन थ्रेट। वो क्या होता है? मैचुरेशन थ्रेट होता है। इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब सभी को पता होना चाहिए। इंटरनल वैलिडिटी वो होती है जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं, मतलब हम अपनी जैसे रिसर्च कर रहे हैं उसमें जितना हो सकता है बाहरी कॉज को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे रिसर्च पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वही हो जाता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी। ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स replacement of ozone depleting substances chlorofluorocarbons were also decided to be phased out during Copenhagen 1992 conference। ओके, देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है रिप्लेस कर दिया गया उसको ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। वर डिसाइडेड ऑल्सो कहाँ पे किया गया था? इसको 1992 कॉन्फ्रेंस में करा गया था। नहीं, इसको यहाँ पे 1992 में नहीं करा गया था। इसकी जो बात हुई थी, जबकि 1992 में तो हमारा वो वाला हुआ था ना जिसमें हम लोगों ने इनकरेजमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डेप्लीकेशन के लिए करा था ना, तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में हुआ था हमारा कनाडा में किगाली में। ठीक है, तो अब जबकि ये जो होता है हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करा गया था 2016 में ना कि 1992 में, तो ये फॉल्स हो गया। फिर बोला गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैव शॉर्टर लाइफ टाइम देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेन नो क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट कैसे हमारा ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसको रिप्लेस तभी करा गया था क्योंकि इसमें क्या था, क्लोरीन और ब्रोमीन की मात्रा काफ़ी कम थी, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मात्रा इसकी बहुत ज़्यादा होती थी जो कि इन्वायरमेंट में गलत इम्पैक्ट पड़ता था इसका। ठीक है, और ओजोन डेप्लीकेशन के लिए भी बहुत जिम्मेदार होता था। इसी को रिप्लेस करके हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग SFC का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड ट्रू है, पर फर्स्ट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। तो फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन बाई 2035। ठीक है, इन्होंने 2020 NEP बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने करा था कि इंक्रीज हो जाए हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बच्चों का 2035 तक। तो कितना % तक हो जाए? वो हो रहा है 50% तक इन हायर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल UN जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नन once stated that perhaps the single most successful international environmental agreement to date has been the, मतलब इन्होंने मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार कि कहीं
कॉपी निकाली इन्होंने, कहीं से भी स्टेटमेंट उठाया, पूछ दिया। मतलब इनका कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, और उनमें से इन्होंने क्या कहा उससे स्टेटमेंट पूछ दिया कि कौन से प्रोटोकॉल में इनकी बात की गई थी। मतलब कुछ क्वेश्चन पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं। खैर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान ये वाली स्टेटमेंट बोला गया था कि परहैप्स द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट टू डेट हैज़ बीन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दौर पे इसकी का यूज़ हो रहा है। डैट कैन क्रिएट एन स्मार्ट एनवायरनमेंट बाई हैविंग एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेज, सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब समझ तो गए होंगे। इन्होंने आईओटी का तो पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्या होता है, एक स्मार्ट एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया जिससे कि बहुत सारे नेटवर्क इंटरकनेक्टेड हो गए आपस में। उसमें भी क्या क्या है, हार्ड ड्राइव्स हो गई, सेंसर्स हो गए, कनेक्टिविटी हो गई और सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है, तो वो आईओटी के अंतर्गत आती है। इसमें पूछा क्या गया कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोला गया every IoT डिवाइस और आइटम मस्ट बी कनेक्टेड यूजिंग UTP केबल्स। नहीं, केबल्स में से कनेक्टेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, क्या उसमें कोई केबल होती है? नहीं होती है। वाईफाई में केबल होती है क्या? जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं तो नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। IoT इन्वायरमेंट्स कैन नॉट बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड रिमोटली। नहीं, ये भी गलत हो गया। कर सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ हम लोग रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नॉट एसेंशियल फॉर एन IoT सेटअप टू फंक्शन। हाँ, ये वाला हो सकता है कि कनेक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही हो, तो ये वाला सही है। इंटरनेट से ही हर चीज़ चले ऐसा तो हो, जैसे रिमोट हो गया, ब्लूटूथ हो गई, सारी चीज़ बिना इंटरनेट के भी चल सकती है ना। तो इसमें वही बोला कि नॉट इनिशियल नहीं है, तो इसने बिल्कुल सही बात बोली है। मॉडर्न स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू एन IoT सेटअप। क्यों नहीं हो सकता? कनेक्ट हो सकता है ना मॉडर्न स्मार्टफोन। तो इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। बायोडीजल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फीड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। बायोडीजल विस्कोसिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ पेट्रोलियम डीजल। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से आप गाढ़ेपन से ले लो। जैसे कि एक आपने वाटर लिया है, ठीक है, और एक जगह आपने हनी लिया, तो इसमें से किसकी विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इसकी ज़्यादा होगी। वाटर कैसा होता है? लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, पतला होता है, तो इसकी कैसी हो जाएगी? लो होगी। इसकी कैसी होगी? हाई हो जाएगी। इसी तरीके से बायोडीजल का बोल दिया कि ये लोअर होता है, जबकि पेट्रोल कैसा होता है? हाई होता है। तो ये रॉन्ग, इसने रिवर्स उल्टा बोल दिया। जबकि पेट्रोलियम थोड़ा सा कैसा होता है? पतला होता है, इसीलिए इसकी विस्कोसिटी लो होगी और जबकि इसकी हाई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड तो हमारा कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा और फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर एम्प्लॉयड टू रिमूव मेनली। हम लोग जो वाटर वेस्ट एंड ट्रीटमेंट करते हैं उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन सी चीज़ को रिमूव करेंगे मेनली? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम रिमूव करते हैं कोलाइडल को और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी डेंजरस होती हैं, इनको वाटर से हटाना ही ट्रीटमेंट इनका करना पड़ता है। ठीक है, इनका ये भी चीज़ें डेंजरस होती है, पर हमसे पूछा क्या गया था? बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसको रिमूव करेंगे? तो कोलाइडल और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डी और ई हमारा सही हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें बोला गया आ ट्रेन लीव्स स्टेशन P एट 6 AM। ठीक है, पहले हम यहाँ पे दो स्टेशन बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक A ट्रेन है, ठीक है, और स्टेशन ये P हो गया स्टेशन। आगे यहाँ पे Q स्टेशन की बात की गई है। ठीक है, ये Q स्टेशन हो गया। ओके, फिर क्या बोला गया? कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जो P स्टेशन से A ट्रेन है, यानी इसका मतलब दो ट्रेन है। एक A ट्रेन है और एक कौन सी ट्रेन है? कोई और ट्रेन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो A ट्रेन ले लेते हैं यहाँ पे, A ट्रेन। ठीक है, वो यहाँ से 6 बजे निकलती है 6 AM पे, और Q पे कब पहुँच जाती है? Q पे पहुँच जाती है 10 AM पे। क्लियर है? फिर बोला गया एट द सेम टाइम एट 6 AM अनदर ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन
लीव्स स्टेशन क्यू, फिर कोई दूसरी ट्रेन हम बी मान लेते हैं, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है पर हम बी मान लेते हैं, वो 6 बजे से चलती है। वो यहाँ से पी से चली थी ए और बी चल रही है क्यू से, वो यहाँ से चलेगी कहाँ के लिए, पी के लिए। ठीक है, ये 6 बजे ही चली है और कितने बजे पहुँच रही है, लीव स्टेशन क्यू एंड रीचेज स्टेशन पी एट 9:30, ये पहुँच रही है 9:30 पे। ठीक है, टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, तो ये दोनों जब ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ आ रही है, तो कब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, डी मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि इनको टाइम कितना लगा। ठीक है, जैसे मान लो पी 6 बजे गई और 4 बजे पहुँच गई, इसको कितना टाइम लगा, 4 घंटे लगे। ठीक है, और जबकि क्यू 6 बजे चली यहाँ से और 9:30 पे पहुँच गई, तो इसको कितने घंटे लगे, 3.5 घंटे इसको लग गए। ऐसे नहीं लग के इसको ऐसे 3.5 लिख देते, 3.5 घंटे इसको लगे। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं कि ए को कितना इसको टाइम लगा या ए ने कितना ट्रैवल करा। हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं ए की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमारी ए की डिस्टेंस कितनी है, डी ही तय करी इसने पूरी, और टाइम को कितना लगा, 4 आवर। उसी तरीके से बी की स्पीड निकाल लेते हैं, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है, डी ही, उसको टाइम कितना लगा, 3.5 घंटे लगे। ठीक है, यहाँ से दोनों की स्पीड निकल आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इनको कितना वहाँ पे समय लग रहा है मीट करने में, तो टाइम निकाल लेते हैं, अब दोनों को मिलने में कितना समय लगा। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सी लगेगी, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इनकी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस तो हमारी कैसी रहेगी, पूरी पूरी डी ही रहेगी, लेकिन इन दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, तो ए की स्पीड कितनी आई थी हमारी, D/4। ठीक है, और हमारी बी की स्पीड कितनी आएगी, D/3.5 घंटे इसको लगे थे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है। इसको ऐसा करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो आंसर निकल आएगा हमारा। इसको 10 लिख दो यहाँ पे, 5 2 10, फिर यहाँ पे 28 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 7D बचेगा प्लस यहाँ पे 7 4 और 2 8। ओके, फिर यहाँ पे डी 28 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे 15D आएगा, तो डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 28/15, 28/15 आर आ गया। लेकिन हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 28/15 को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 112 मिनट आ गया। अब हम टाइम ही तो पूछा था कितने बजे मिलेंगे, अब लेकिन हमने बजे निकालना है, तो 7 बजे, तो कितने बजे, 6 बजे चलना शुरू किया था ना, तो 6 बजे में ही इसको ऐड कर देंगे, 6 + 112 मिनट। इसको क्या कर देखेंगे, 60 + 52 लिख देंगे, तो ये 1 घंटा ये हो जाएगा। तो 7:52 पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट, ऑल हाउसहोल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल, नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, देयरफॉर सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउसहोल्ड पेट्स। देखो पॉजिटिव दे रखा है ये प्रेमाइसिस, ये नेगेटिव दे रखा है और ये भी नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगी, हमने कल पढ़ा था ना कि अगर एक भी पॉजिटिव प्रेमाइस है और इसका आंसर नेगेटिव में आता है तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो जाती है। ठीक है, अफर्मेटिव तो हमारा है ही नहीं है, और ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन है नहीं, तो बचा यही वाला डिनाइंग एंटीसीडेंट है नहीं, तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी रिकमेंडेड द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले कौन सा कमेटी
कमीशन था जिसने स्टैंडर्ड कॉलेजेस के बारे में बात की थी। रेले कमीशन हमारा कब आया था? रेले कमीशन की बात करें तो वो आया था हमारा 1900 समथिंग में, 1902 के टाइम पे रेले कमीशन आया था 1902 में। हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था 1882 में और हर्टंग कमेटी 1929 में। और सैडलर कब आया था? 1917 में। ठीक है तो सारे इंडिपेंडेंस के पहले के ही। तो उसमें कमेटी जिसने स्टैंडर्ड कॉलेज की बात की थी तो वो थी रेले कमेटी। ठीक है, तो वो थी कौन सी? रेले कमेटी। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज preserved and retained in the form and shape as was originally received। देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जैसे हमने चीज़ें सुनी किसी से और फिर हम भूल गए, ठीक है, तो इसने बोल दिया कि हम रिटेन कर लेते हैं जैसा हमने रिसीव करा था। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये चीज़ें होती लॉन्ग टर्म में, पर शॉर्ट टर्म की बात की रही है, इसीलिए ये वाले हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं जैसे हम लोग रिसीव करते हैं। इन इमीडिएट मेमोरी सेंसरी इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग फॉर बीइंग रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल विजुअल ऑडिटरी इम्प्रेशन सिंबल साइंस एंड वर्ड्स। इमीडिएट मेमोरी नहीं, इमीडिएट मेमोरी में जैसी चीज़ें हम सुनते हैं समझते हैं उसको वैसे ही परसीव करते हैं, पर इसमें बोल दिया कि स्पेशल विजुअल ऑडिटरी इंप्रेशन को हम लोग समझ लेते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड। मतलब हम कोई स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन नेचुरल एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है हमारा? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इसमें ये पहले भी क्वेश्चन आया था, इसमें हमने कहा था कि हम चीज़ों को सिर्फ देखते हैं और उनको वैसे ही उनको रिसीव करते हैं, वैसे ही उसका हम लोग डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते, नेचुरल इन्वायरमेंट में हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो वही होता है ऑब्जर्वेशन रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Switzerland is 48% Protestant. Healthy Glazing is a Swiss, therefore healthy Glazing is 40% Protestant. Which fallacy is committed in the argument? देखो हेल्थी जनरेशन तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम लोग छोटे से सैम्पल पे ब्रॉडर एस्पेक्ट को जज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और एड होमिनिन जैसा से पर्सन को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे, वो भी नहीं होगा। बेगिंग द क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? फालिसी ऑफ कंपोजिशन। कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या किया करो, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। Who among the following ancient Indian thinkers propounded 5 steps of realization of meaning of a religious truth? Tattva Katha, which closely resemble notion of learning in Dewey's learnings of education, theory of education। मतलब इन्होंने बोला कौन से ऐसे थिंकर है जिसे प्रोपाउंड करा 5 स्टेप रियलाइजेशन ऑफ मीनिंग, और वो किससे रिलेटेड था? रिलीजियस ट्रुथ से रिलेटेड था, और इनका जो नोशन था किससे रिसेंबल था, मतलब किसके समान था? डीवी के थ्योरी के समान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाचस्पति, इसका आंसर होगा वाचस्पति स्मिता। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 5 तरीके के जो स्टेप दिए थे, मतलब 5 रिलीजन थ्रू दिए थे, वो कौन थे? श्रवण, मनन, निधिध्याना, ध्यान और समाधि। मतलब सुन के करे चीज़ों को परसीव, या फिर मनन करके करे, और निध्यासना मतलब डीप मेडिटेशन करके करें, और ध्यान मतलब क्या होता है? सस्टेन कंसंट्रेट, मतलब बिल्कुल सेंस डायरेक्टली फोकस ना रहे कि बिल्कुल अपने आप में डीप सोचें किसी चीज़ के बारे में, ध्यान। और फिर समाधि क्या होता है? फाइनल स्टेज होता है जिसमें हम लोग तुरंत के बारे में रियलाइजेशन हमको हो जाता है। तो ये जो 5 स्टेप थे वो वाचस्पति स्मिता से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑक्यूलेसिक्स क्या होता है? देखो ये जो मैंने इमेज डाली है इसमें देखो आंखों के एक्सप्रेशन देखो, कौन सा दुखी का है, कौन सा सरप्राइज का है, कौन सा शॉक्ड का है, कौन सा बिल्कुल अजीब टाइप का है। मतलब हम लोगों के आंखों के एक्सप्रेशन से हम उसके बता देते हैं कि वो किस तरीके का बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मम्मी लोग आंख दिखाती ना, हम लोग समझ आते हैं कि मम्मी डांट रही हैं, उसी तरीके से ऑक्यूलेसिक्स भी वही होता है, इसमें आई मूवमेंट रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, इसका ये गया ये गया, तो हमें आंसर मिल गया ये।
मिमिक्स क्या होता है, मिमिक्री जो हम लोग करते हैं दूसरे लोगों की, तो वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फेस ओनली टू इरिटेट समवन, तो ये होता है मिमिक। फिर फैंटोमिमिक्स क्या होता है, फैंटोमिमिक्स ये होता है कि हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर यानी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से पूरी स्टोरी बता दें। जैसे कि जोकर वगैरह होते हैं, वो बोलते नहीं है पर अपने मूवमेंट से पूरी स्टोरी बता देते हैं, है ना, तो वही है। तो मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ होल बॉडी टू टेल अ स्टोरी। और गेस्चर क्या होता है, हमारे मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड हैंड ओनली टू टेल समथिंग। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं ना, बहुत हाथ हाथ वगैरह हिलाते हैं ताकि बहुत सारे इफेक्टिव हो, ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आ स्टैटिकल टेस्ट दैट परसिस्ट असेसमेंट ऑफ पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अक्रॉस मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स आ गया ना। अगर 2 ग्रुप्स आता तो हम लोग टी टेस्ट लगा देते, है ना, पर टी टेस्ट तो नहीं होगा, तो क्या होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स की ये बात कर रहा है। असेसमेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग डिफरेंस निकालने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एनकोवा का यूज़ करते हैं। द बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज सिंपल एंड वन साइडेड। सिंपल तो ठीक है पर वन साइडेड नहीं कह सकते इसको, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वन साइडेड का मतलब ये होता है सिर्फ एक ही तरफ से चीज़ें हो, जबकि इन्होंने बुद्धा ने क्या सिखाया है कि हमें चीज़ों को बहुत इंटरडिपेंडेंट रहना है, ज़्यादा फोकस इथिकल मोरल एस्पेक्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। कम्युनिकेशन शुड बी प्रमोट वेल बीइंग एंड अवॉइड हार्म, ठीक है, तो वन साइडेड नहीं है। द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मोरल एक्ट, बिल्कुल, तो फर्स्ट तो फॉल्स है पर सेकंड हमारा ट्रू है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज ऑफलाइन स्टोरेज। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोरेज क्या होता है समझो। तो ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर से चीज़ों को, जैसे पेन ड्राइव है तो क्या कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, वो नहीं होती, हम लोग बाहर से उसमें कनेक्ट करके अपना काम कर के फिर उसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे सीडी हो गया, हम लोग थोड़े टाइम के लिए उसको लगाते हैं, प्ले करते हैं, फिर रिमूव कर लेते हैं, तो वो होता है ऑफलाइन। पर ऑनलाइन क्या होता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है जो कि कंप्यूटर में पहले से उसमें लगी हुई रहती है, फिक्स रहती है, तो वो होती है ऑनलाइन, ठीक है। तो अब ब्लू रे डिस्क भी ऑफलाइन है, सीडी भी और यूएसबी मेमोरी स्टिक भी, पर हार्ड ड्राइव डिस्क नहीं है, ये ऑनलाइन है, तो ए नहीं होगा तो हमारा बी सी डी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल दैट रिफ्लेक्ट द सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड। तो वो क्या है, कल्चर है। इनकी जो फिलॉसफी है हैबरमास से बहुत मिलती जुलती है। किसी ने अगर हैबरमास के बारे में पढ़ा, ये पेपर 2 के एजुकेशन में सब्जेक्ट में सिलेबस में है हैबरमास, ठीक है, तो उनकी थ्योरी से थोड़ा मिलता जुलता है और सोशल ऑर्डर को वो कल्चर से रिलेट करके बताते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याया, ऑल फैलेसीज आर मटेरियल फैलेसीज, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ट्रू हो जाएगा। न्याया सिलोजिज्म इज डिडक्टिव इंडक्टिव बट नॉट फॉर्मल मटेरियल, नॉट नहीं, ये फॉर्मल मटेरियल होता है, ठीक है। तो सेकंड तो इन्होंने कैसा बोल दिया, फॉल्स बोल दिया, तो फर्स्ट तो ट्रू होगा पर सेकंड हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और डिडक्टिव इंडक्टिव से तो रोज क्वेश्चन आ ही रहा है, हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग। देखो इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खैर इसमें तो 3 ऑप्शन है लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसे बोला गया कि सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग मतलब हम खुद से चीज़ों को डायरेक्ट करें। सेल्फ मॉनिटरिंग, क्या कोई दूसरा इन्वॉल्व है इसमें, नहीं है, हम खुद ही है ना, तो ए तो डेफिनेटली होगा, ए हो गया तो ये गया। टेकिंग ऑनरशिप लर्निंग, टेकिंग ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि हम खुद ही ऑनर बन रहे हैं अपने लर्निंग का, कि हमें क्या सीखना है, हमारे लर्निंग गोल्स क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें कैसे करना है, कितना पढ़ना है, ये हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। तो टेकिंग ऑनरशिप लर्निंग, तो ये भी सेल्फ डायरेक्टिंग में आएगा, तो बी भी हो जाएगा, ठीक है। फिर रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग कैसे हो सकता है, रेमेडियल कर कोई दूसरा व्यक्ति ही करेगा। टीचर ओरिएंटेड तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि उसमें टीचर इन्वॉल्व हो गया, तो डी तो नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, हाँ, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हमारा ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 नंबर आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 58, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स।
देखो कैसे करेंगे इसको, जैसे मान लो हमें दो नंबर ए और बी मान लिए, उनका प्रोडक्ट हमें ए और बी का प्रोडक्ट दे रखा 21। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, उनके सम का स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है वो कितना दे रखा है, 58 दे रखा है। और पूछा क्या गया, डिफरेंस ए माइनस बी हमसे पूछा गया है, तो इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर पता नहीं है हमें, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50a दे रखी है, माइनस 2ab, 2 इंटू 21, ए बी की वैल्यू 21 थी, तो 58 माइनस कितना हो जाएगा 42, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। और तो a माइनस बी इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नाइसिक्स आ ट्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाइसिक्स क्या होता है कि हमारे बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ये वर्बली नहीं होता है, नॉन वर्बल होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाइसिक्स डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। क्यों, हम लोग अपने एक्सप्रेशन से या फिर अपने हाथ पैर के मूवमेंट से भी कुछ कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं। जैसे थम्स अप किसी को करते हैं, उसका मतलब होता ही है कि ऑल द बेस्ट, है ना, तो इस तरीके से। तो ए तो हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अपने आप में मीनिंग तो होता है, पर इसमें नॉट लिख दिया था। फिर बोला गया नाइसिसिक्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल, ये भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, हमें आंसर मिल गया अपना सी डी ई। बॉडी मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल है पोटेंशियल मीनिंग, हाँ। और फिर बोला गया कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है। अब पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज पार्ट ऑफ इज सोशल सिस्टम शेयर्ड विद अदर्स। ठीक है, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज टू विथड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। ये वाली जो पॉलिसी थी ये थी डिस्पैच, जो 1854 के टाइम पे हुई थी ना, हमारी वो डिस्पैच 1854 में हुई थी ना, 1844 में। तो उन्होंने बोला है कि विड्रॉ कर रहे थे, मतलब हटा रहे थे ये ब्रिटिश एजुकेशन को, ऑन एजुकेशन वॉज टू विड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। तो ठीक है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। फिर बोला गया ब्रिटिश पॉलिसी कम्प्लीटली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मदर टंग, इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा मदर टंग को, पर से बोला गया कि सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अगेंस्ट इंग्लिश, इंग्लिश के अगेंस्ट ये लोग मदर टंग को प्रमोट करेंगे, ये तो बिल्कुल अपोजिट बात बोल रहे हैं, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू पर सेकेंड इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 4 ऑरेंजेस फॉर 7 रुपीज़। जैसे मान लो और उनको बेच रहा है 7 ऑरेंज को 13 रुपये में और गेन कर रहा है 30 रुपये को, तो उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे। देखो जैसे मान लो 4 जो ऑरेंजेस हैं उनका और जो कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी है वो कितना है, 7 है, तो एक का कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे 7/4। ठीक है, फिर उन्होंने बेचा भी है, कितने बेचे हैं, 7 ऑरेंज बेचे, यानी 7 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 13 है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 13/7। ठीक है, और उसको गेन हो रहा है। अब ये जो गेन हो रहा है 30, अब हमें तो पता नहीं ना कि एक का एक कितने का, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि के उसने बेचे होंगे और के उसने खरीदे होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो गए। ओके, फिर उसे गेन हुआ, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, तो गेन की जगह तो 30 रख देंगे और SP की जगह क्या रख देंगे, 13K/7 माइनस यहाँ पे CP होगा, और CP कितना था, 7K/4। इसमें एलसीएम ले लेंगे 28, तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 13 4 जा 52K माइनस 49K, और इक्वल में 30 तो है ही। इसको 30 और 28 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 3K। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280। इसका मतलब हमने 280 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ LMS, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है LMS, तो इसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं? कहूत तो किस में था हमारा, क्विज़ेस वगैरह में, तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में कई बार आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये क्विज़ेस वगैरह को करने के लिए या पोल करने के लिए होता है, लेकिन LMS में नहीं होता। हाँ, कैनवास होता है LMS में, तो बी तो डेफिनेटली होगा, बी तो सभी में। और कैनवा मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, बी और डी तो डेफिनेटली, यानी ये सब कट गई, डी वाला, बी और डी। बाकी के होते हैं लेकिन अलग, जैसे पैडलेट है, पैडलेट का यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडलेट का यूज़ क्या होता है, जैसे कि वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड के लिए काम में आता है, जिसमें कोलैबोरेटिंग लर्निंग पढ़ा था हम लोगों ने, कोलैबोरेटिंग लर्निंग। उसमें क्या होता है कि हम लोग आपस में मिलके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे कि हमने कोई एक वर्चुअल बनाया प्लेटफॉर्म, उसमें चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, तो वो होता है पैडलेट। LMS के लिए दो ही इसमें है, कैनवास और मॉडल, याद रखना। In the submission of thesis, if a student is found to commit plagiarism of level 3 as per UGC regulation 2018 or plagiarism, the following penalty will be imposed। देखो उसके 4 लेवल थे ना, हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, इसको याद कर लेना। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 लेवल थे इसके, ठीक है। लेवल 0 में क्या था, अप टू 10% तक की जो भी गलती होगी या प्लेगरिज्म होगा उसको छूट मिल जाएगी। फिर 10 से 40 था, उसमें थोड़ा सा था कि आपको इतनी % अगर गलती हुई तो आपको 3 महीने में रिवाइज करना पड़ेगा। फिर 40 से 60 था, और फिर 60 से अपर था, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा, लेवल 3 है। इसमें क्या पनिशमेंट होगी, सबसे ज़्यादा हायर होगी। तो क्या होगी, हायर कैंसिल ही हो जाती है उसका रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो एडिशनल पॉइंट है याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैन, मैन, वैन और WLAN। देखो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे बोला गया द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा क्या ही आंसर होगा, है ना। फिर सेकंड पढ़ते हैं, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फाउंड इन बिल्डिंग बट इज़ कनेक्टेड विदाउट केबल। पर जो लैन होता है केबल से जुड़ा है, ये होता है WLAN होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, ये विदाउट वायर होता है, यानी डी का कैसा हो जाएगा, 2 होगा। डी का 2 इसमें नहीं है। फिर बोला गया दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज फाउंड इन अ बिल्डिंग बट इज कनेक्टेड विद केबल। हाँ, तो लैन हो जाता है बिल्डिंग में पाया जाता है और विद केबल से कनेक्ट होता है, तो ए का 3rd हो जाएगा। ए का 3rd, ये कट गया, ये कट गया। फिर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज फाउंड इन अ जियोग्राफिक रीजन इन द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी मैन से हो गया। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ए का, बी का क्या हो गया, 4, बी का 4, तो ये कट हो गया, हमें मिल गया अपना आंसर ए। फिर वैन का क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ एन एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म इन ऑर्डर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, यानी पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, एनिमल, बी है। फिर एनिमल में भी कैटेगराइज करेंगे तो एनिमल, मैमल, तो बी के बाद ए आएगा, उसके बाद फीलाइन होगा, फिर टाइगर आएगा, ठीक है। सी लास्ट में होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ PCB एंड एयर पॉल्यूटेंट। तो PCB क्या था, एयर पॉल्यूटेंट था, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल। डिडक्टिव आर्गूमेंट आर इधर वैलिड और इनवैलिड, डेली ये क्वेश्चन आ रहा है, डेली 4-5 दिन से लगातार क्वेश्चन आया ही वाला। तो बिल्कुल जो डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, ठीक है। डिडक्टिव आर्गूमेंट 100% श्योरिटी से, अगर हमारी प्रेमाइस सही है तो कन्फ्यूजन भी बिल्कुल सही होगा। अ वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट दैट हैज़ ऑल्सो ट्रू प्रेमाइस इज कॉल्ड साउंड आर्गूमेंट, ठीक है। पर इसमें ना एक गड़बड़ ये है, ये भी ट्रू है, ट्रू तो ये भी है, पर इसमें ये बताओ क्या ये वाला जो इनवैलिड और वैलिड वाला चीज़ है, क्या साउंड से कोई इसका रिलेशन है, नहीं, यानी बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी बहुत ध्यान से करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन में देखो ए नॉट कनेक्ट दे रखा है, इसमें आर नॉट कनेक्ट, जबकि करेक्ट है हमारा, इसमें बोल दिया कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पर एक्सप्लेनेशन तो
नहीं है ना ये कि डिडक्टिव आर्गूमेंट का वैलिड और इनवैलिड होना क्या इसके प्रेमाइसिस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, टेबल का इसमें कोड दे रखा है 45, तो कैसे आया होगा? देखो टेबल TABLE, सबको कोड याद हो जाना चाहिए। टी का कोड कितना होता है 20, ए का कोड 1, बी का कोड 2, एल का कोड 12 होता है, ई का 5 होता है। सबको ऐड करो 40 आ रहा है, पर यहाँ पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ऐड करा गया। ओके, हम भी बाद में ऐड कर देंगे। तो चेयर का कोड कितना है? सी का कितना होगा 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा लगभग में 9 10 18, 18 और 8 26 और 3 29, यानी 39। इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 44। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वाला मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लेटर गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने जो गैप है, गैप के साथ और जो लेटर्स दे रखे हैं उनको ऐड गिना, कितना है 16 है। अब इसके आप पेयर बना लो 4 4 के, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4/4 में ये कट जाएगा। तो इसके 4 4 में आप पेयर बना लो ऐसे, ठीक है, बना लिए। अब इसमें सेट करो चीज़ों को, जैसे DCCC, BAAA, DC, लास्ट के मतलब जो लेटर रिपीट हो रहा है इसका मतलब C आएगा, फिर A आएगा, फिर C, फिर A, CACA। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom or outside classroom activities of the school without the prior परमिशन ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज, मतलब स्कूल से भाग जाना बिना परमिशन के, तो वो क्या होता है ट्रुएंसी होता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रुएंसी बोलते हैं हम लोग। ये तो सिर्फ ये समझो कि ये एक तरीके से वोकैब का क्वेश्चन था, इसका एजुकेशन से मतलब इतना रिलेशन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर विजुअलाइज्ड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विस हायर एजुकेशन। ओके, तो क्या बोला गया था 1986 में? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्या प्राइवेटाइज होना चाहिए सारी चीज़ें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ए का तो गलत हो जाएगा, तो आंसर हमें मिल गया अपना BCDE। तो कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ चीज़ें लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च, क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कंपोनेंट्स, द डिसेंडिंग ऑर्डर देयर एसेस स्पीड, फास्टेस्ट टू लोएस्ट। सबसे फास्टेस्ट कौन सी स्पीड थी हमारी? रजिस्टर्ड थी, यानी डी होगा। उसके बाद कैश मेमोरी होगी यानी A, फिर B यानी मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क। Which of the following factor influencing learning are not related to content? कंटेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों को उनसे इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। रेडीनेस एंड विल पावर, क्या इसका कोई किताबों से लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो नॉट रिलेटेड है, यानी ये हमारा सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। फिर बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखो कंटेंट आ गया ना यहाँ पे वर्ड, तो कंटेंट अगर आ गया तो फिर हमारा ये नहीं होगा, बी तो नहीं होगा। फिर बोला गया बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। हाँ, पोटेंशियल की बात की गई है, यहाँ पे कंटेंट की बात नहीं की गई, तो सी तो होगा। तो मिल गया आंसर। नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंटेंट की बात हो गई, इसमें नॉट पूछा गया था। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया ACE। अप्रोच समझो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही ज्ञाता बन जाओ चीज़ों के तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लॉजिक से सॉल्व हो जाती हैं। इसमें फॉर्मूला दे रखा है, इसमें बोला गया कि कस्टमर के नेम है, ए में, बी में उसकी कैटेगरी है, सी में डिस्काउंटेड प्राइस है तो 0 है, और बिना डिस्काउंटेड प्राइस 1 है, और ये प्राइस दे रखा है। तो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है काउंट इफ C2 से, C2 कौन सा? ये वाली सीरीज है। C2 से C101 तक उसे लिया है और 0 होना चाहिए, तो
वो डिस्काउंट लेंगे प्राइस में। हाँ, अगर 0 है तो उनको डिस्काउंट तो मिलेगा, तो ये तो सही है। फिर इसमें बोला गया काउंट इफ़, ये भी 0 है, हु गेट डिस्काउंटेड प्राइस, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। काउंट इफ्स लग गया ना, इसीलिए हमें यहाँ पे इक्वल लगाने की नीड नहीं पड़ी। यहाँ पे इफ एस नहीं था, इसीलिए हमने इक्वल लगा दिया। ठीक है, तो आज के हमारे 40 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।